मुहाफिजों को मालूम नहीं था कि जब उन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल उसी वक्त उनके मिस्री कमांडर की पीठ में एक खंजर उतर गया था। उसकी लाश तीसरे टीले के साथ पड़ी थी। उस रात सहरा की रेत की खून प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने मुहाफिज दस्ते और कैदियों से बेखबर उस लड़की के साथ चला गया और लड़की उसे खासा दूर ले गई। उसे मालूम था कि उसके साथ ही एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टीले के साथ लेके बैठ गई। उसी टीले से जरा परे बालियान और उसके 6 मुहाफिजों ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बालियान मोबी को साथ लिए टीले की तरफ आ गया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। मोबी ने नीचे बिछाने के लिए दरी उठा रखी थी। बालियान मुहाफिजों से दूर जाकर ऐशो इशरत करना चाहता था। उसने दरी बिछा दी और मोबी को अपने साथ बिठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात के सुकूत में उन्हें करीब से किसी की बातों की आवाजें सुनाई दी। वो चौंके और दम साध कर सुनने लगे। आवाज किसी लड़की की थी। बालियान और मोबी दबे पांव उस तरफ आए और टीले की ओट से देखा। उन्हें 2 साए बैठे हुए नजर आए। साफ पता चलता था कि एक औरत है और एक मर्द। मोबी और ज्यादा करीब हो गई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ उस लड़की ने ऐसी वाज़ेह बातें की कि मोबी को यकीन हो गया कि ये उसकी साथी लड़की है और ये भी वाज़ेह हो गया कि उसे काहिरा ले जाया जा रहा है। मिस्री ने जो हरकतें और बातें की तो वो बिल्कुल ही साफ थीं। किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। मोबी जान गई कि ये मिस्री उस लड़की को उसकी मजबूरी के आलम में अय्याशी का जरिया बना रहा है। मोबी ने यह बिल्कुल न सोचा कि इर्द गिर्द कोई और भी होगा और उसने जो इरादा किया है उसका नतीजा क्या होगा। उसने पीछे हटकर बालियान के कान में कहा, ये मिस्री है और ये मेरे साथ की एक लड़की के साथ ऐश कर रहा है। उस लड़की को बचा लो। ये मिस्री तुम्हारा दुश्मन है और लड़की तुम्हारी दोस्त। उसने बालियान को और ज्यादा भड़काने के लिए कहा, ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसे बचा लो और अपने सफरी हरम में इजाफा कर लो। बालियान शराब पिए हुए था। उसने कमरबंद से खंजर निकाला और बहुत तेजी से आगे बढ़कर खंजर मिस्री कमांडर की पीठ में घोंप दिया। खंजर निकालकर उसी तेजी से एक और वार किया। लड़की मिस्री से आजाद होकर उठ खड़ी हुई। मोबी दौड़ी और उसे आवाज दी। वो दौड़कर मोबी से लिपट गई। मोबी ने उससे पूछा कि दूसरी कहाँ है। उसने रॉबिन और दूसरे साथियों के मुताल्लिक भी बताया और ये भी कि वो 15 मुहाफिजों के पहरे में है। बालियान दौड़ता गया और अपने 6 साथियों को बुला लाया। उनके पास कमाने और दूसरे हथियार थे। इतने में कैदियों के मुहाफिजों में से एक और मिस्री कमांडर को आवाजें देता इधर आया। बालियान के एक साथी ने तीर चलाया और उस मुहाफिज को खत्म कर दिया। वो लड़की उन्हें अपनी जगह ले जाने के लिए आगे आगे चल पड़ी। बालियान को आखिरी टीले के पीछे रोशनी नजर आई। उसने टीले की ओट में जाकर देखा। वहां बड़ी बड़ी 2 मशलें जल रही थीं। उनके डंडे जमीन में गड़े हुए थे। उनके ऊपर वाले सरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लिपटे हुए थे जो जल रहे थे। बालियान अपने साथियों के साथ अंधेरे में था। उसे रोशनी में 5 लड़कियां अलग खड़ी नजर आ रही थीं और मुहाफिज भी दिखाई दे रहे थे। उनके दरमियान 5 लाशें पड़ी थीं जिनमें तीर उतरे हुए थे। मोबी और दूसरी लड़की की सिसकियां निकलने लगीं। मोबी के उकसाने पर बालियान ने अपने साथियों से कहा कि ये तुम्हारा शिकार है, तीरों से खत्म कर दो। उनकी तादाद अब 14 थी। ये उनकी बदकिस्मती थी कि वो रोशनी में थे। बालियान के साथियों ने कमानों में तीर डाले। तमाम तीर एक ही बार कमानों से निकले। दूसरे ही लम्हे कमानों में 6 और तीर आ चुके थे। एक ही बार कैदियों के 6 मुहाफिज खत्म हो गए। बाकी अभी समझ ही न सके थे कि ये तीर कहां से आए हैं। 6 और तीरों ने 6 और मुहाफिजों को गिरा दिया। बाकी 2 रह गए थे। उनमें से एक अंधेरे में गायब हो गया। दूसरा जरा सुस्त निकला और वो भी सूडानियों के बैक वक्त 3 तीरों का शिकार हो गया। 3 शुतरबान रह गए थे जो सामने नहीं थे। वो अंधेरे में कहीं इधर उधर हो गए। मशलों की रोशनी में अब लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। हर लाश एक एक तीर लिए हुए थी और एक में 3 तीर पैवस्त थे। मोबी दौड़कर लड़कियों से मिली। इतने में उन्हें एक घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाजें सुनाई दी जो दूर निकल गईं। बालियान ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं। उनमें एक बचकर निकल गया है। वो काहिरा की समत गया है। फौरन यहाँ से निकलो। उन्होंने मुहाफिजों के घोड़े खोले और अपनी जगह गए। वहां जाकर देखा कि एक घोड़ा बमाजीन गायब था। उसे बचकर निकल जाने वाला मुहाफिज ले गया था। वो अपने घोड़ों तक नहीं जा सका था। छुपकर उधर चला गया जहां उसे 8 घोड़े बंधे नजर आए। जीने पास ही पड़ी थीं। उसने एक घोड़े पर जीन कसी और भाग निकला। बालियान ने 14 घोड़ों पर जीने कसवाई। सामान 2 घोड़ों पर लादा। बाकी घोड़े साथ लिए और रवाना हो गया। लड़कियों ने मोबी को सुनाया कि उन पर क्या बीती है और उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था।
उन्होंने ये भी बताया कि रॉबिन और उसके साथी लाशों के हथियार उठाने गए थे, मगर मालूम नहीं कि वो किस तरह मारे गए। मोबी ने कहा, अय्यूबी के कैंप में मेरी और रॉबिन की मुलाकात अचानक हो गई थी। उसने कहा था कि मुझे यूं नजर आ रहा है कि यसु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, वरना इस तरह खिलाफ तवक्को न मिलते। आज हमारी मुलाकात बिल्कुल खिलाफ तवक्को हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि यसु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। खुदा यसु मसीह हमसे नाराज मालूम होते हैं। हमने जिस काम में हाथ डाला है वो चौपट हुआ। बहिरे रोम में हमारी फौज को शिकस्त हुई और मिस्र में हमारी दोस्त सूडानी फौज को शिकस्त हुई। इधर रॉबिन और क्रिस्टोफर जैसे दलेर और काबिल आदमी और उनके इतने अच्छे साथी मारे गए। मालूम नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। बालियान ने कहा, हमारे जीते जी तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे शेरों का कमाल तुमने देख लिया है। जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टीलों में रुका था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान अय्यूबी की फौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की जबान बोलते थे। उनका लिबास इटली के देहातियों जैसा था। उनकी जबान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। उन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सालार से मिलना चाहते हैं। उन्हें बहाउद्दीन शद्दाद के पास पहुंचा दिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की गैर हाजिरी में शद्दाद कैंप कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की जबान भी जानता था। उसकी वसातत से उन आदमियों के साथ बातें हुई। उन 3 आदमियों में एक अधेड़ उम्र था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक एक जवान बहन को सलीबी फौजी उनके घरों से उठा लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई हैं। ये अपनी बहनों की तलाश में आए थे। उन्हें बताया गया कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। उन्होंने यही कहानी सुनाई थी, मगर 7 जासूस निकली। उन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो गरीब और मजलूम हैं। किसी से कश्ती मांग कर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? हमें इन 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं। मालूम नहीं वो कौन होंगी। हम तो अपनी बहनों को ढूंढ रहे हैं। शद्दाद ने बताया, हमारे पास और कोई लड़की नहीं। यही 7 लड़कियां थीं, जिनमें से एक लापता हो गई थी और बाकी 6 को परसों सुबह यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अगर उन्हें देखना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ। हमारा सुल्तान रहमदिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। एक ने कहा, नहीं, हमारी बहनें जासूस नहीं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समंदर में डूब गई होंगी या हमारे ही फौजियों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ होगा। बहाउद्दीन शद्दाद नेक खसलत इंसान था। उसने उन देहातियों की मजलूमियत से मुतासिर होकर उनकी खातिर तवाज़ु की और उन्हें इज्जत से रुखसत किया। अगर वहां अली बिन सफियान होता तो उन तीनों को इतनी आसानी से न जाने देता। उसकी सुराग रसा नजरें भांप लेती कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तीनों चले गए। किसी ने भी न देखा कि वो कहाँ गए हैं। वो चलते ही चले गए और शाम तक चलते ही रहे। कैंप से दूर जहाँ कोई खतरा न था, वो चट्टानों के अंदर चले गए। वहां उन जैसे 18 आदमी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उन तीनों में जो अधेड़ उम्र था वो मैग्नाना मार्यूस था। ये सलीबियों की वो कमांडो पार्टी थी जिसे लड़कियों को आजाद कराने और अगर मुमकिन हो सके तो सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करने का मिशन दिया गया था। उन तीनों ने कैंप से कुछ और जरूरी मालूमात भी हासिल कर ली थीं। ये भी मालूम कर लिया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ नहीं, काहिरा में है। शद्दाद के साथ बातें करते जहां उन्हें ये मालूम हो गया था कि लड़कियां काहिरा को रवाना कर दी गई हैं, वहां उन्होंने ये भी मालूम कर लिया था कि उनके साथ 5 मर्द कैदी भी हैं। ये पार्टी एक बड़ी कश्ती में आई थी। उन्होंने कश्ती साहिल पर एक ऐसी जगह बांध दी थी जहां समंदर चट्टान को काट कर अंदर तक गया हुआ था। उन लोगों को अब काहिरा के लिए रवाना होना था, मगर सवारी नहीं थी। ये 3 आदमी जो कैंप में गए थे ये भी दिखाए थे कि उस फौज के घोड़े और ऊंट कहाँ बंधे हुए हैं। उन्होंने ये भी देखा था कि कैंप से जानवर चोरी करना आसान नहीं। 21 घोड़े या ऊंट चोरी नहीं किए जा सकते थे। अभी सूरज तुलू होने में बहुत देर थी। वो पैदल ही चल पड़े। अगर उन्हें सवारी मिल जाती तो वो कैदियों को रास्ते में ही जा लेने की कोशिश करते। अब वो ये सोच कर पैदल चले कि काहिरा में जाकर कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सब जानते थे कि ये जिंदगी और मौत की मुहिम है। सलीबी फौज के सरबराहों और शाहों ने उन्हें कामयाबी की सूरत में जो इनाम देने का वादा किया था वो इतना ज्यादा था कि कोई काम किए बगैर अपने कुंभों समेत सारी उम्र आराम और बेफिक्री की जिंदगी बसर कर सकते थे। मैग्नाना मार्यूस को जेल खाने से लाया गया था। उसे डाकाजनी के जुर्म में 30 साल सजाए कैद दी गई थी। उसके साथ 2 और कैदी थे जिनमें एक की सजा 24 साल और दूसरे की 27 साल थी। उस जमाने में कैद खाने कस्साब खाने होते थे। मुजरिम को इंसान नहीं समझा जाता था। बड़ी जालिमाना मशक्कत ली जाती और मवेशियों की तरह खाने को बेकार खुराक दी जाती।
قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے، ایسی قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ صلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگلے جہان خدائے یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے، یا اگلے جہان جنت میں داخل ہونے کے لیے، یا انعام کا لالچ انہیں لے آیا تھا، یا وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے، اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانیں قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھیں اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے اس ذلت آمیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندیکھی منزل کی سمت پیدل ہی چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک گھڑ سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ پھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا۔ گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، خبر جلدی سنا۔ اس نے کہا، قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے، مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا ہے، میں اکیلا بچ کے نکلا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کون تھے۔ ہم مشلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے میں، اندھیرے سے تیر آئے اور میرے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگایا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلا روکے سرپٹ دوڑایا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلا لیا۔ وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات سنائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات شروع کی اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا۔ پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان اور نائب سالار سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپہ مار مصر کے اندر موجود ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، ہو سکتا ہے، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی۔ اس نے کہا ہے کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے۔ محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا، اس کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپہ مار ان کے تعاقب میں تھے۔ نائب سالار نے کہا، وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھڑ سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائیں۔ یہ بعد کی بات ہے کہ وہ کون تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اپنے ایک نائب کو ساتھ بھیجوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس عسکری کو کھانا کھلاؤ، اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، اتنی دیر میں 20 سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو، اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو۔ محافظ نے کہا، میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں، اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے۔ نائب سالار نے کہا، چھاپہ ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی، ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپہ مار ہیں اور لڑکیاں جاسوس ہیں، اگر تم ایک جاسوس یا چھاپہ مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک جاسوس اور تخریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ یہ لڑکیاں بے حد خطرناک ہیں، اگر وہ مصر کے اندر رہ گئیں تو تمہارا پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ ایک جاسوس یا جاسوسا کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو، یہ سودا پھر بھی سستا ہے۔ چھاپہ مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے، ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نکل کر نہ جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا۔
उन सवारों में फखर उल मिस्री को अली बिन सुफियान ने खास तौर पर शामिल किया था। ये फखर की ख्वाहिश थी कि उसे बालियान और मोबी के ताक़ुब के लिए भेजा जाए। ये तो न अली बिन सुफियान को इल्म था न फखर उल मिस्री को कि जिनके ताक़ुब में सवार जा रहे हैं वो बालियान, मोबी और उनके 6 वफादार साथी थे। उधर से ये 20 सवार रवाना हुए जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका हदफ लड़कियां थीं और उन्हें छुड़ा कर ले जाने वाले। उधर से सलीबियों के 20 कमांडो आ रहे थे जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका भी हदफ यही लड़कियां थीं, मगर उनकी कमजोरी ये थी कि वो पैदल आ रहे थे। दोनों पार्टियों में से किसी को भी मालूम न था कि जिनके ताक़ुब में वो जा रहे हैं वो कहाँ हैं। सलीबियों की कमांडो पार्टी अगले रोज सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था। वो इलाका नशेबो फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो उन्हें दूर एक मैदान में, जहां खजूर के बहुत से दरख्तों के साथ दूसरी किस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊंट खड़े नजर आए। उन्हें बिठा बिठा कर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे। उनके सवार फौजी मालूम होते थे, बाकी तमाम शुतरबान थे। ये 21 सलीबी रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि वो ऊंट और घोड़े हैं। यही उनकी जरूरत थी। उनके कमांडर ने पार्टी को रोक लिया और कहा, हम सच्चे दिल से सलीब पर हाथ रख कर कसम खाकर आए हैं। वो देखो सलीब का करिश्मा, ये मौजज़ा है। खुदा ने आसमान से तुम्हारे लिए सवारी भेजी है। तुम में से जिसके दिल में किसी भी गुनाह का या फर्ज से कोताही का या जान बचाकर भागने का ख्याल है, वो फौरन निकाल दो। खुदा का बेटा जो मजलूमों का दोस्त और जालिमों का दुश्मन है, तुम्हारी मदद के लिए आसमान से उतर आया है। सबके चेहरों पर थकन के जो आसार थे वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। उन्होंने अभी उस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि इतने बेशुमार ऊंटों और घोड़ों में से जिनके साथ इतने ज्यादा शुतरबान और फौजी हैं, वो अपनी जरूरत के मुताबिक जानवर किस तरह हासिल करेंगे। ये 100 के लगभग ऊंटों का काफिला था जो महाज पर फौज के लिए राशन ले जा रहा था। चूंकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई खतरा नहीं था, इसलिए काफिले की हिफाजत का कोई खास एहतमाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 घुड़सवार साथ भेज दिए गए थे, मगर बालियान बेफिक्रे बादशाहों की तरह कहकहा लगाकर उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता था। लड़कियों को जिस रात आजाद करवाया गया था, उससे अगली रात वो एक जगह रुके हुए थे। बालियान ने मोबी से कहा था कि हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे उन 6 दोस्तों ने मेरा साथ बड़ी दयानतदारी से दिया है। मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाता रहा, फिर भी वो नहीं बोले। अब मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम एक एक लड़की मेरे एक एक दोस्त के हवाले कर दो और उन्हें कहो कि ये तुम्हारी वफादारी का तोहफा है। मोबी ने गुस्से से कहा, ये नहीं हो सकता, हम फाहिशा नहीं हैं। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लौंडियां नहीं हैं। बालियान ने शाहाना जलाल से कहा, मैंने तुम्हें किसी वक्त भी शरीफ लड़की नहीं समझा। तुम सब हमारे लिए अपने जिस्मों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी हैं, इनमें कोई एक भी मरियम नहीं। मोबी ने कहा, हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफा देती हैं। हम अय्याशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मजहब ने एक फर्ज सौंपा है। उस फर्ज की अदायगी के लिए हम अपना जिस्म, अपना हुस्न और अपनी अजमत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। हमारा फर्ज पूरा हो चुका है। अब तुम जो कुछ कह रहे हो ये अय्याशी है जो हमें मंजूर नहीं। जिस रोज हम अय्याशी में उलझ गईं, उस रोज से सलीब का जवाल शुरू हो जाएगा। सलीब टूट जाएगी। हम अपनी इस्मत के शीशे को तोड़ देती हैं ताकि सलीब न टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबराह को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रातें बसर करना जायज है और कारे सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने को हम एक अजीम कारे खैर समझती हैं।